तुगलक से कर दिया था ना हमने। लास्ट तुगलक रूलर कौन था? नसीरुद्दीन। अब ये जो नसीरुद्दीन तुगलक था, इसके टाइम पे एक फॉरेन इन्वेजन इंडिया में हुआ। कौन, किसने इन्वेट किया था? हम्म। नहीं नहीं, मुगल्स ने नहीं। तिमूर ने किया था। तू इतने दिन कहाँ था? तिमूर ने अटैक किया था। किसने अटैक किया था? तिमूर के बारे में सुना है आपने? ये तिमूर कौन था? सेंट्रल एशिया से आया था। कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से। और अपने आप को ये मंगोल बोलता था। ठीक है। बोलता था कि मैं चंगेज खान का डिसेंडेंट हूँ। इसने क्या किया, वहां पे जो मंगोल्स थे उनको इकट्ठा किया और उनको ये बोला। अब इस टाइम तक मंगोल जितने पावरफुल नहीं रहे थे। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 1398 की लगभग। इस टाइम तक मंगोल जो है वो थोड़े सबडू हो गए हैं, अब इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसने क्या किया, चंगेज खान ने नहीं, सॉरी, तिमूर ने सेंट्रल एशिया में जो मंगोल्स थे उनको इकट्ठा किया और उनको बोला कि मैं जो हूँ वो ओरिजिनल जो हूँ मंगोल्स का वो डिसेंडेंट हूँ। और मैं आपको लीड करूंगा। इसने वहां पे मंगोलों की एक आर्मी बनाई। ठीक है, और उनको लीड किया। और वहां से ये काफी टाइम से कोशिश कर रहा था इंडिया पे अटैक करने की। पर इसको टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम मतलब कि इसको ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही थी इंडिया में कि थोड़े वीक, इंडिया की किंगडम वीक हो तो मैं वहां पे अटैक करूं। और जैसे ये तुगलकों का रूल यहाँ पे वीक होने लगा, और जो लास्ट रूलर हमने पढ़ा नसीरुद्दीन तुगलक, इसके टाइम पे तिमूर ने इंडिया में अटैक कर दिया। और इसने जब इंडिया में अटैक किया 1398 में, 1398 में जब तिमूर ने इंडिया में अटैक किया तो इसने पूरी तरह से दिल्ली को लूट लिया। बोलते हैं दिल्ली में कुछ भी नहीं बचा था जब तिमूर ने अटैक किया। सब कुछ लूट के ले गए यहाँ से। ठीक है, लोगों को मारा। यहाँ पे जो आर्टिजन्स थे, जो लोग मतलब आर्टिस्ट थे, जो भी लोग यहाँ पे अच्छे से ही काम करने वाले थे, उन सबको अपने साथ ले गया। और यहाँ पे सब कुछ लूट के लोगों को मार के तबाह करके सब कुछ चला गया। दिल्ली में कुछ नहीं बचा था उस टाइम। ठीक है। और इसके बाद फिर तिमूर के अटैक के बाद यहाँ पे एक और डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए सैयद डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया। ठीक है, इसका रूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके टाइम पे कुछ हुआ नहीं है खास। दो तीन रूलर्स हैं, हम इनके नाम पढ़ लेंगे। सैयद के बाद आए लोधीस। ठीक है। और लोधियों के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने यहाँ पे आर्किटेक्चर पे काम करना स्टार्ट किया था। तो आर्किटेक्चर में पहले से भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो इंडिया में पहले से होना स्टार्ट हो गया था सल्तनत के टाइम से। इंडिया में अच्छा जो आर्किटेक्चर एंशियंट इंडिया में होता था, उसको उसका थोड़ा अलग फीचर्स थे। और जो इस्लामिक जब यहाँ पे इन्वेजन हुई तो जब वो आर्किटेक्चर होने लगा तो उसके फीचर्स थोड़े अलग थे। क्या डिफरेंस था एंशियंट आर्किटेक्चर में और इस्लामिक आर्किटेक्चर में? कुछ डिफरेंस था? एंशियंट आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें बनी है? मोस्टली मंदिर ही बने हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया, हमने पढ़ा था ना। नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बने कौन सा स्टाइल था वो? नगरा स्टाइल। ठीक है, और साउथ इंडिया में जो मंदिर बने उनका कौन सा स्टाइल था? द्रविड़ा स्टाइल। है ना? तो ज्यादातर ऐसे ही। अच्छा, ये जो मंदिर जितने भी थे, इनमें क्या आपको कोई डोम शेप दिखती है? ऐसी शेप दिखती है? नहीं दिखती है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, शिखर दिखते हैं। ऐसी शेप दिखती है हमें, या फिर हमें फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। यही दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं एंशियंट इंडिया में। लेकिन इस्लामिक जब यहाँ पे आए, इस्लामिक लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो डोम वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको बनाना स्टार्ट किया। है ना, गुंबद वाले जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे ताजमहल आप देखते हो, या फिर हुमायूं का टॉम्ब देखते हो, जितने भी इनके मकबरे हैं सब इनने कैसे बनाए हैं? डोम शेप में बनाए हैं। ठीक है, तो ये इस्लामिक स्ट्रक्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लोधियों ने क्या किया, लोधियों ने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे इनको ब्यूटीफाई किया। और ब्यूटीफाई करके क्या किया, गार्डन्स बनाए इनके आसपास, जो चार बाग स्टाइल है ना। जितने भी आप ये मुगल आर्किटेक्चर देखते हो उनमें देखते हो कि हर एक कोई भी मुगल बिल्डिंग होगी उसके आसपास जो है बाग बने होंगे, गार्डन्स बने होंगे। ये गार्डन्स बनाना किसने स्टार्ट किया यहाँ पे? लोधियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसको हम चार बाग स्टाइल बोलते हैं। ठीक है।
बस यही सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लोधियों के बारे में। और लास्ट जो लोधी था, उसके टाइम पे किसने अटैक किया इंडिया में? बाबर ने अटैक किया। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई 1526 में। ठीक है, पहला दिल्ली का सुल्तान है जो किसी बैटल में मरा है, जो लास्ट लोधी था। ठीक है, इससे पहले कोई दिल्ली का सुल्तान किसी बैटल में नहीं मरा था। ठीक है, लोधी ही लास्ट बैटल में मरा, और उसके बाद यहाँ पे मुगलों का रूल आ गया इंडिया में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सैयद और ये लिख लो इसके बारे में, पहले हेडिंग दो। सैयद डायनेस्टी से पहले तिमूर के बारे में लिख लो। इन 1398, इन 1398 1398 तिमूर अटैक्ड इंडिया। किसके टाइम पे अटैक किया इसने? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक। दरवाजा बंद कर दो शिवानी। हाँ हाँ, एक ही नाम है। दरवाजा बंद कर देना शिवानी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, बातें क्यों कर रहे हो? क्यू क्यू, TUGHLAQ, तुगलक तुगलक। और इसके बाद हेडिंग दो सैयद डायनेस्टी। सैयदों की एक चीज क्या थी, ये बोलते थे कि हम प्योर इस्लामिक लोग हैं। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम्स में भी ऐसे होता है कि ये ज्यादा ऊंचे मुस्लिम है, ये इससे नीचे, इसके नीचे, ऐसे थोड़ा कास्ट सिस्टम इतना रिजिड फॉर्म में तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा है मुस्लिम्स में भी। तो सैयद बोलते हैं कि हम प्योर जो है वो इस्लामिक हैं, सबसे ऊपर हैं हम। ठीक है, टॉप में। इसमें लिखो खिज्र खान, खिज्र खान, KHIZR, खिज्र खान फाउंडेड द फर्स्ट शिया। अच्छा, ये कौन से लोग हैं? ये शिया लोग हैं। शिया सुन्नी पता है आपको? क्या पता है? कोई मुस्लिम है यहाँ पे? आज आया नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ है। तो इस्लाम में ना दो सेक्ट हैं, एक तो शिया और दूसरा सुन्नी। ठीक है, ये मेजोरिटी सेक्ट है। ठीक है, लगभग 80-90% लोग जो हैं दुनिया में मुस्लिम, वो कौन है? सुन्नी है। ठीक है, शिया जो है सिर्फ हमें ईरान में देखने को मिलते हैं, और थोड़े थोड़े यमन में, थोड़े बहुत लद्दाख में आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। किसी को पता है डिफरेंस शिया सुन्नी में, मेजर डिफरेंस क्या है? क्या क्या, फिर से बताओ। कौन मानता है प्रॉफिट को? सुन्नी। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। देखो, सुन्नी जो है ना, वो मानते हैं कि जो लास्ट प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, वो ही लास्ट प्रॉफिट हैं, और उसके बाद हम किसी इमाम को, मतलब इमाम को ऐसे मानेंगे, बट उसको ऐसे मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट प्रॉफिट ने बोला है उसी की चीज को हम मानेंगे, और कुरान और हदीस को हम मानेंगे। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? सुन्नी लोग। ठीक है, अब जो ये शिया हैं, शिया बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद जब चले गए तो उनके एक सन इन लॉ थे, अली। ठीक है, उन्होंने उनको अपना जो है पद वो दिया था। ठीक है, और अब हम उनके आगे जो डिसेंडेंट्स होंगे उनको भी मानेंगे, उस फैमिली को भी आगे वैसे ही मानेंगे जैसे प्रॉफिट मोहम्मद। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद इतना दर्जा नहीं उनको देंगे, बट फिर भी उनको जो है इंपॉर्टेंस देंगे हम। तो इमाम्स का बहुत रोल है शिया में। क्या? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो शिया हैं, ये इस हिसाब से इसको, फैमिली को अभी भी मानते हैं, और ये सुन्नी वाले बोलते हैं कि नहीं, अब हम सिर्फ कुरान और हदीस को ही मानेंगे।
ठीक है, तो इनके बीच में ये मेजर कन्फ्लिक्ट है। अब इनमें भी अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, तीन चार स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं इसमें। इसमें भी अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। जैसे हिंदुइज्म में 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, है ना, जैसे सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशाखिका, वेदांत, ये सब हिंदुइज्म में। ठीक है, और ऐसे ही शिया और सुन्नी, इनमें भी अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। जैसे सुन्नी में जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट है वो है हनफी। हनफी स्कूल ऑफ थॉट, जो मतलब सारी दुनिया में ज्यादा, इंडिया में भी ज्यादा हनफी स्कूल वाले लोग ही हैं। ठीक है, तो इनमें फिर आगे सूफी भी हैं। जैसे जैसे हिंदुइज्म में भक्ति ट्रेडिशन है, वैसे इस्लाम में सूफी ट्रेडिशन है, वो अभी हम पढ़ेंगे, सूफी और ये वाला सब। तो ये जो सैयद थे, ये क्या थे? शिया थे। ठीक है, तो पहली शिया डायनेस्टी इंडिया में जो बनाई है वो किसने बनाई है? सैयद ने बनाई है, और खिजर खान ने बनाई है। ठीक है, अभी शिया कहाँ पे मिलते हैं आपको? ईरान में मिलते हैं। ईरान में जो लोग रूल कर रहे हैं वो शिया ही हैं, बाकी रूलिंग क्लास कहीं पे भी नहीं है शिया। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बाकी तो सेम करते हैं, बस जो मेजर कन्फ्लिक्ट है मानने का तरीका जो थोड़ा सा वो अलग है, कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को ही लास्ट प्रॉफिट मानते हैं, फिर उसके बाद नहीं मानते, उनकी फैमिली को नहीं मानते हैं वो, ये वाले फैमिली को भी मानते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, क्या लिखा आपने? खिजर खान फाउंडेड द फर्स्ट शिया डायनेस्टी। ठीक है, फुल स्टॉप। ही हेल्प्ड तिमुर इन हिज इन्वेजन। इसी खिजर खान ने तिमुर की हेल्प की थी यहाँ पे इन्वेड करने के लिए। ही हेल्प तिमुर इन हिज इन्वेजन। इन हिज इन्वेजन। हिज सक्सेसर वाज शाहरुख खान। हिज सक्सेसर वाज शाहरुख खान। खिजर खान का सक्सेसर कौन था? शाहरुख खान। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट सक्सेसर कौन था? मुबारक शाह। नेक्स्ट लिखो मुबारक शाह। बस इनके नाम ही लिख लो, और कुछ इधर से पूछते नहीं कुछ भी। मुबारक शाह। मुबारक शाह ने रूल किया है 1421 से लेके 1433 तक। ये जो खिज्र खान लिखा आपने, खिज्र खान ने रूल किया है 1414 से लेके 1421 तक। खिज्र खान। ठीक है, शाहरुख खान ने बस 1 साल के लिए रूल किया, 1 साल भी नहीं, कुछ टाइम के लिए। मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद लिखो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने कब से कब तक किया? 1434 से लेके 1443 तक। ठीक है, और इनका लास्ट रूलर था अलाउद्दीन अलान शाह। ठीक है, इसने रूल किया 1444 से लेके 1451। एक नोट लिख लो, इस टाइम पे एक हिस्टोरियन हुआ करता था जिसका नाम था सरहंदी। क्या नाम था? सरहंदी। इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है तारिक मुबारक शाही। देखो, सरहंदी रोट, सरहंदी हिस्टोरियन है ये, ठीक है, नोट में लिख लेना, हिस्टोरियन। सरहंदी रोट तारीख, तारीख का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री। तारीख मुबारक शाही। ठीक है, और इस बुक में हिस्ट्री है कब से कब तक, जब गजनी ने इंडिया में अटैक किया तब से लेके सैयद डायनेस्टी तक, सारी हिस्ट्री इस बुक में लिखी हुई है। ठीक है, कौन था गजनी? कोई नहीं, आ जाएगा याद। कौन था गजनी? भाई, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो इंडिया में हुआ था वो महमूद ऑफ गजनी ने किया था। ठीक है,
लिखा आपने ये सरहंदी रोड तारीख मुबारक शाही, इसमें ब्रैकेट में लिखना हिस्ट्री फ्रॉम महमूद ऑफ गजनी टू मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी। महमूद ऑफ गजनी टू मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी, तो ये सारी हिस्ट्री जो है तारीख मुबारक शाही में हमें मिलती है। महमूद ऑफ गजनी टू मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया इन्होंने? 1451 से लेके और 1526 तक, जब तक बाबर ने इन्वेजन नहीं किया तब तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, ये कौन थे लोधी, कौन थे? हम्म, इंडिया में इन्होंने पहली अफगान डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश की। ठीक है, अफगान लोग थे। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, इसमें फर्स्ट रूलर लिखो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने कब से कब तक? 1451 से लेके और 1489 तक रूल किया। इसके बारे में कुछ चीजें लिख लो। ये फाउंडर है लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया अपने टाइम में? जौनपुर जो है उसको अपने कंट्रोल में लिया था। जौनपुर सुना है ना आपने? हाँ हाँ, मिर्जापुर वाला जौनपुर। ठीक है, वहां पे शर्की डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक है, शर्की डायनेस्टी वहां पे रूल करती थी, कहाँ पे? जौनपुर में। और बड़ा पावरफुल उनका रूल था शर्की डायनेस्टी वालों का। तो इसने उनको हरा के उस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया था। ठीक है, जौनपुर को हम शिराज ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिराज ऑफ द ईस्ट। क्यों? क्योंकि शिराज जो है एक सिटी है यहाँ पे ईरान में। ठीक है, तो जैसी वो सिटी थी वैसा ही कुछ यहाँ पे जौनपुर में था, इसलिए शिराज ऑफ द ईस्ट बोलते हैं जौनपुर। ठीक है, तो इसमें लिखो he conquered जौनपुर। he conquered जौनपुर, ब्रैकेट में लिखना सिराज ऑफ द ईस्ट। he conquered जौनपुर, सिराज ऑफ द ईस्ट बाय ऑस्टिंग, AUOUSTING। ऑस्टिंग मतलब बाहर निकाल देना। बाय ऑस्टिंग शर्की डायनेस्टी, शर्की डायनेस्टी इन 1479। बाय ऑस्टिंग शर्की डायनेस्टी इन 1479। ये दिल्ली सल्तनत का लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग भी है, बहलोल लोधी। ठीक है, सबसे लंबे टाइम तक इसने रूल किया किसी इंडिविजुअल ने। लिखो, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद लिखो नेक्स्ट किंग, लिखो सिकंदर लोधी।
सिकंदर लोधी 1489 से लेके 1517 तक। फोर्टीन एटी नाइन से 1517 तक। लिखो इसने क्या क्या किया है। ही इंट्रोड्यूस्ड गजे सिकंदरी। ही इंट्रोड्यूस्ड गजे सिकंदरी। ये क्या था, एक यूनिट था लैंड को मेजर करने का। ठीक है, कितनी इसकी वैल्यू होती थी, 32 इंच। ठीक है, तो 32 इंच को क्या बोला जाता था, गजे सिकंदरी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना 32 इंच फॉर मेजरिंग लैंड। ठीक है, गजे सिकंदरी। उसके बाद लिखो इन 1504, इन 1504 he founded the city of Agra. In 1504 he founded the city of आगरा। और आगरा को इसने अपना कैपिटल बनाया 1506 में। एंड मेड इट हिज कैपिटल इन 1506। एंड मेड इट हिज कैपिटल इन 1506। इन 1506। इसके बाद लिखो ही abolished ज़कात ऑन ग्रेन्स। ज़कात सुना था ना, क्या था, क्या था ज़कात। हाँ, मुस्लिम जो है प्रॉपर्टी पे टैक्स देते थे, उसको ज़कात बोलते थे। ऐसे ही ग्रेन्स के ऊपर भी टैक्स देते थे। ज़कात होता है कि जैसे आप दान देते हो ना, तो मुस्लिम में से ज़कात होता है। तो इसने बोला कि ग्रेन्स के ऊपर आपको ज़कात नहीं देना है। ठीक है, देखो ही abolished ज़कात ऑन ZAKAT, ज़कात ऑन ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो ही ब्रोक द आइडल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा। ही ब्रोक द आइडल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा। तो कांगड़ा में जो ज्वालामुखी टेम्पल है, वहां पे जो मूर्ति तोड़ी है वो भी इसी ने तोड़ी है। ये पोइट भी था। ठीक है, ही हिमसेल्फ वॉज अ पोइट। ही हिमसेल्फ वॉज अ पोइट एंड रोट वर्सेस इन पर्शियन। किस भाषा में लिखता था, पर्शियन में। रोट वर्सेस, वर्सेस मतलब पंक्तियां। ठीक है, रोट वर्सेस इन पर्शियन अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुखी। तो पर्शियन में जब लिखता था, नीचे अपना नाम क्या लिखता था, गुलरुखी, अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुखी। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि गुलरुखी किसने अपना नाम रखा था, किसने रखा था, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, उसके बाद लिखो ही ट्रांसलेटेड संस्कृत बुक ऑफ आयुर्वेदा। ही ट्रांसलेटेड संस्कृत बुक ऑफ आयुर्वेदा into Arabic language, into Arabic language। ठीक है, तो आयुर्वेदा की बुक को इसने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में, और उस बुक का नाम क्या रखा था, फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। इसका मकबरा भी बना है सिकंदर लोदी का। किसने बनाया, इसके बेटे ने, इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, देखो his tomb was built by his son Ibrahim Lodi।
और इसका टॉम जो है वाज बिल्ड बाय हिज सन इब्राहिम लोदी, is the first example of double dome in India. Is the first example of डबल डोम इन इंडिया। कैसा है ये? डबल डोम है। डबल डोम समझते हो? हम्म। डबल डोम मतलब एक अंदर से डोम है, ठीक है, और एक बाहर से डोम है। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ऐसे बनाना। ठीक है, तो एक तो बाहर से जो आपको डोम दिखता है, एक वो, एक उसके अंदर एक और डोम है जो अंदर से दिखता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक ही डोम बनाएंगे तो बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो इतनी सुंदर नहीं दिखेगी, इसीलिए डबल डोम बनाया है इन्होंने। अंदर एक अलग से डोम, बाहर फिर एक बड़ा सा डोम। ठीक है, तो पहला डबल डोम जो है वो इसका टॉम्ब है, इसका मकबरा है, जहाँ पे इसको दबाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट किंग लिखो, इब्राहिम लोदी। लास्ट जो किंग है इनका, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इसका टाइम पीरियड लिखो 1517 से लेके 1526। 1517 से 1526। ठीक है, इसके टाइम पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट हुई है, इसकी बैटल हुई है किसके साथ? बाबर के साथ, जिसमें ये मारा गया। देखो, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर in the first battle of Panipat. In the first battle of Panipat in 1526. In 1526, 1526। देखो, he was the first king of Delhi Sultanate, first and last. He was the first and last king of Delhi Sultanate who was killed in a battlefield. Who was killed in a battlefield. फील्ड, खेत, लड़ाई वाला खेत। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म होती है, और इसके बाद क्या शुरू होगा? अब मुगल एम्पायर। बट मुगल एम्पायर शुरू होने से पहले हमें सूफी और भक्ति मूवमेंट करनी है जो इंडिया में चली थी। ठीक है, और साउथ में जो किंगडम्स थी, बहमनी और विजयनगर एम्पायर, उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हेडिंग दो, रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। सैटरडे को टेस्ट दे दोगे जितना पढ़ा होगा फ्राइडे तक? ठीक है, तो इसका भी दे देना। दे दोगे? इसमें कितना ही है, मिडिवल इंडिया ही है बस, सल्तनत से लेके और विजयनगरा तक पढ़ लेंगे हम। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट्स। देखो, एंशियंट इंडिया में हमने रिलीजियस मूवमेंट्स में क्या पढ़ा? एंशियंट इंडिया में, हाँ, पहले तो हमने देखा इंडिया में कौन सा रिलीजन था? वैदिक रिलीजन। ठीक है, वैदिक रिलीजन ऋग्वेदिक टाइम में कैसा था? कैसा था? क्या? नेचर वर्शिप, है ना? हायर वैल्यूज को मानते थे और नेचर वर्शिप करते थे। फिर लेटर वैदिक में कैसा हो गया ये? कैसा हुआ लेटर वैदिक में? नहीं नहीं, वर्ण सिस्टम पहले भी था, रिलीजन की बात कर रहे हैं अभी हम, सोसाइटी की बात नहीं कर रहे।
हाँ, रिचुअल्स ज्यादा आ गए। ठीक है, रिचुअल्स बेस्ड हो गया अभी। ठीक है। अच्छा, जब रिचुअल्स बेस्ड हुआ तो कुछ प्रॉब्लम आई, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स आई है ना, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन लगी लोगों को, कुछ प्रॉब्लम आई, और फिर कुछ नए रिलीजन सामने आए, है ना। ये रिलीजियस मूवमेंट ही तो है, कुछ नए रिलीजन्स का ऐसे सामने आना। तो कौन कौन से नए रिलीजन सामने आए? हमने पढ़ा श्रमण ट्रेडिशन। देखो, कोई भी नया रिलीजन कब आता है? कब आता है नया रिलीजन? या कोई भी नई फिलॉसफी सोसाइटी में कब आती है? जब जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो नया आएगा। अगर जो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो नया क्यों आएगा? है ना। तो यहाँ पे इनको लगा कि भाई जो ये लेटर वैदिक टाइम्स में जो रिलीजन है ये रिचुअल बेस्ड है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ज्यादा है। ठीक है, लोअर कास्ट के लोगों के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए हमें कुछ नया चाहिए जिसमें हमें इक्वालिटी मिले। तो लोगों ने किसको फॉलो करना स्टार्ट किया? श्रमण ट्रेडिशन में, है ना। श्रमण ट्रेडिशन में अलग अलग रिलीजन्स आए, कौन कौन से? जैसे बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म, अजीविका, ठीक है, चारवाक, ये सब, ये सब रिलीजन्स आए। इन सब ने किसको अपोज किया? वैदिक रिलीजन को अपोज किया, है ना। और इन्होंने एक अपना आइडिया दिया कि भाई ऐसे भी हम भगवान को पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यज्ञ करना है, ब्राह्मण चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप खुद भी भगवान से कनेक्शन बना सकते हो। इन्होंने अपने मेथड दिए, अलग अलग मेथड दिए, वो हमने सब पढ़े। ठीक है ना। तो ये हमने एंशियंट इंडिया में पढ़ा कि ये रिलीजन आए। अब मिडिवल इंडिया जैसे ही आया तो एक नया रिलीजन सामने आया पूरी दुनिया में, कौन सा? इस्लाम। एंशियंट इंडिया में क्रिश्चियनिटी तो आ गई थी, पर क्रिश्चियनिटी का इंडिया में कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। ठीक है। बट इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने पूरी दुनिया में क्या किया? लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, और उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी आया। आया ना। तो 7th सेंचुरी के बाद इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा इस्लाम का इन्फ्लुएंस आने स्टार्ट हुआ, है ना। तो जैसे ही अब इस्लाम का इन्फ्लुएंस आया, ठीक है, ये सब तो चल ही रहे थे। अच्छा, ये बुद्धिज्म जैनिज्म जब चल रहे थे तो गुप्ताज के बाद फिर से हिंदुइज्म रिवाइव हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? फिर से उन्होंने भागवत वर्शिप, ठीक है, ये सब चीजों को रिवाइव किया फिर से, कि भाई जो हिंदुइज्म में चीजें खराब हैं उनको साइड पे रखो, हम कुछ नई चीजें। तो उन्होंने एक भक्ति ट्रेडिशन की तरफ जाने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? रिलीजन में फिर से रिफॉर्म्स हो रहे हैं थोड़े थोड़े। ऐसे इस्लाम आया, इस्लाम जब स्टार्टिंग में आया तो कैसा है? ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है। ठीक है, जो हमने शिया सुन्नी देखा, दोनों कैसे हैं? ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक है, कि जो भाई बोल दिया यही करना है, इसके अलावा कुछ करोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, मंसूर की कहानी सुनी है आपने? हम्म। मंसूर का नाम सुना है? कौन है मंसूर? चलो अभी बाद में बताता हूँ मंसूर की कहानी, पहले ये देखो कि ऑर्थोडॉक्स है रिलीजन्स, और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन में सब लोग तो उसमें सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स, कोई भी रिलीजन ऑर्थोडॉक्स होता है जब, तो सोसाइटी सारी सेक्शंस को नहीं साथ में लेके चल सकते वो। ठीक है। तो इस्लाम जो ऑर्थोडॉक्स था उसमें भी कुछ लोग ऐसे आए जिनने बोला कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल कट्टरता के साथ कोई रिलीजन नहीं चला सकते। तो इस्लाम में भी एक थोड़ा लिबरल सेक्ट सामने आया, जिसको क्या बोलते हैं हम? सूफिज्म। आया ना सूफिज्म। तो सूफिज्म में क्या बोला गया? सूफिज्म में क्या फिलॉसफी है सूफिज्म की? हाँ, कि आप जो वो ऑलमाइटी है, जो भी आप गॉड जिसको बोल रहे हो, उसकी आप क्या कर सकते हो? इबादत भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए नाच सकते हो, उसके लिए गा सकते हो, उसके लिए कोई रूल नहीं है। उसको आप रूल्स में रह के नहीं पा सकते, रूल्स के बाहर जाके भी आप उसको पा सकते हो। ठीक है। तो ये सूफिज्म आया, और सूफिज्म को लोगों ने, जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो क्या करेंगे? इसको अपोज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इसको अपोज किया। ऐसे ही एक मंसूर की कहानी है, जो शायद 8th 9th सेंचुरी में एक सूफी सेंट हुए। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में, अरब में कहीं। तो वो एक किंग के बेटे थे मंसूर, और उनके वहां पे ना कोई सूफी सेंट था जिसकी दरगाह पे उनकी बहन जाया करती थी। ठीक है। अब वो वहां पे जाके बोलते हैं कि ये जो सूफी कल्चर है ना, ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से काफी मिलता जुलता है। क्यों? इसमें ये जो लोग योगिक पोस्चर्स करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, ये इन्होंने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से लिए हैं। ठीक है, ये नहीं मानते ये चीज, पर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म वाले बोलते हैं कि भाई हमसे ये चीज लिए, ये बोलते हैं कि हमारी इंडिजिनियस है, हमने खुद डेवलप किए हैं। ठीक है। तो अब जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो इस चीज को अपोज करते थे, और ये मंसूर जो था, मंसूर एक राजा का बेटा था। इसकी बहन किसी दरगाह में किसी फकीर के पास जाती थी, और वहां पे लोगों ने बोला कि भाई तेरी बहन जो है वो इस्लाम के खिलाफ चीजें कर रही है, तो तू उसको संभाल। तो बोलता ठीक है, मैं छुप के देखूंगा कि ये करती क्या है। तो उसने देखा कि ये वहां पे जाते हैं, वहां पे ये ऐसे खुदा की इबादत करते हैं, खाना बनाती है उस सेंट के लिए, जो वो सूफी सेंट था।
ठीक है। और बड़े आराम से ऐसे उनका वो देखा उसने, उसको अच्छा लगा वो चीज़, और वो भी बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया उससे। ठीक है। और फिर दोनों बहन भाई जाके वहाँ पे उस सूफी सेंट के पास जाके उसकी सेवा करते, और उसके लिए खाना बनाते और ऐसे गाने गाते ये सब। उस सूफी सेंट ने इसको मंसूर को एक मंत्र दिया। ठीक है। देखो इस्लाम में अपने आप को भगवान बोलना क्या है, गुनाह है। ठीक है। अपने आप को आप भगवान नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान तो ऑल माइटी, हम तो इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि हम तो भाई गलती करते हैं, हम इंसान हैं, खुदा तो वो है जो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो खुदा अपने आप को बोलेगा उसको मार देते हैं। ठीक है। उसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगता है और उसको मार दिया जाता है। तो ये मंसूर जो है, इसको इसके जो ये सेंट था, इसने एक मंत्र दिया कि आपने एक मंत्र जपना है कि मैं ही भगवान हूँ। ठीक है। तो अनहल हक करके एक मंत्र इसको दिया, ठीक है, अरबी भाषा में, और इसने बोला कि आप यही जपो, और ये यही मंत्र जपता रहता था। ठीक है। जोर जोर से गाते गाते पूरे ऐसे गलियों में चलते हुए। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई कि भाई ये क्या, ये तो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, वो राजा का बेटा है, तो ऐसा नहीं कर सकता ये। तो उन्होंने राजा को बोला, राजा ने इसको समझाया पर इसने नहीं सुने, और इसको फिर क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, मार दिया गया। ठीक है। और जब इसको मार दिया गया तो बोलते हैं कि इसके शरीर के हर एक अंग से भी वही आवाज आने लगी। और बोलते हैं वहां पे क्या हुआ, कोई 10,000 मंसूर पैदा हो गए, लोगों को दिखने लगे, पैदा हुए कि नहीं पर लोगों को दिखने लगे, वो जो ये बोल रहे हैं कि तुमने ये सही नहीं किया मुझे मार के। ठीक है। तो यहाँ से ये फिर धीरे धीरे लोगों में ना ये सूफिज्म जो है, ये उनको लगने लगा कि ये कुछ ना कुछ तो इसमें ठीक है। जो आम लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स जो इमाम थे, उनको तो नहीं लगा, बट जो आम लोग थे उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ तो बात है। ऐसे सूफी कल्चर जो है धीरे धीरे वो स्प्रेड होने लगा फिर। ठीक है। तो सूफीज्म में क्या है, एक एक होता है पीर, एक होता है फकीर, और एक होता है उसका मुरीद। ठीक है। उसका डिसाइपल, सेंट का डिसाइपल। ठीक है। तो उसके पास बैठ के वो खुदा की इबादत कैसे करनी है वो सीखते हैं। तो इसमें सूफीज्म में दो सेक्ट्स जो हैं वो हैं मेनली। कौन कौन से, एक तो बेशारा, और दूसरा बाशारा। ठीक है। अच्छा, ये जो बाशारा है ये क्या है, ये जो कुरान, जो इनकी रिलीजियस टीचिंग्स हैं इनको मानते हैं। ठीक है। टीचिंग्स को ओबे करते हैं, जो कुरान में लिखी है ना चीजें, उसको क्या करते हैं ये, मानते हैं। और जो बेशारा वाले हैं ये नहीं, ये बोलते हैं कि हम अपने तरीके से करेंगे सब कुछ। ठीक है। ऐसे ये दो मेजर सेक्ट्स हैं सूफीज्म में। और फिर आगे इसमें सिलसिले हैं आगे, जैसे चिश्ती सिलसिला, सुरहावादी, कादरी। ठीक है। तो इनके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। ऐसे ही सूफीज्म, जैसे इस्लाम ऑर्थोडॉक्सी से निकलने के लिए सूफीज्म आया, ऐसे ही हिंदुइज्म में जो ऑर्थोडॉक्सी है उससे निकलने के लिए भक्ति ट्रेडिशन आया। ठीक है। जो पहले साउथ इंडिया में आया, और उसके बाद 7th 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया में आया, और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में आया। ठीक है। साउथ इंडिया में इसको स्टार्ट किसने किया, रामानुजन ने। ठीक है। रामानुजन ने वहां पे फिलॉसफी दी वशिष्ठ अद्वैतवाद की, किसकी, वशिष्ठ अद्वैतवाद, क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म की। ठीक है। इससे पहले शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी, किसकी, नॉन ड्यूलिज्म की। उन्होंने बोला कि भगवान तो एक है, उसको आप भक्ति से नहीं पा सकते, उसको आप ज्ञान से पा सकते हो। ठीक है। लेकिन रामानुजन ने बोला कि ऐसा नहीं है, आप उसको भक्ति से भी पा सकते हो। उस वो है तो एक, बट उसके दो स्वरूप हैं, उसको आप ऐसे निराकार और साकार रूप में भी आप उसको पा सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो, उसकी भक्ति कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ये भक्ति ट्रेडिशन इंडिया में साउथ इंडिया से आता आता फिर नॉर्थ इंडिया में आया। ठीक है। फिर ये संत कबीर, मीराबाई, ठीक है, इन सब ने इसको जो है आगे बढ़ाया फिर। ठीक है। तो इन सब के बारे में हमें लिखना है। क्या टाइम हुआ, चलो पहले ये सूफिज्म लिखो हेडिंग, रिलीजियस मूवमेंट में। समझ में आ गया ये, सूफिज्म लिखो। सूफिज्म में लिखो, द वर्ड सूफी मीन्स, द वर्ड सूफी मीन वूल, ऊन होती है ना जो ऊन, WOOL, वूल। ठीक है। ये पर्शियन वर्ड है सूफी, इसका क्या मतलब होता है, वूल, वुड नहीं, हाँ हाँ वूल, फुल स्टॉप। द सूफी मूवमेंट, द सूफी मूवमेंट इज बिलीव्ड टू बी बिगिन इन, द सूफी मूवमेंट इज बिलीव्ड टू बिगिन इन पर्शियन कंट्रीज,
बिगिन इन पर्शियन कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लेटर इट स्प्रेड, लेटर इट स्प्रेड टू इंडिया, later it spread to India and adopted various things like, and adopted various things like yogic postures, yogic, yogic, yogic postures, comma, dance, yogic postures, comma, dance and music। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि जो एंशिएंट इंडियन सेंट्स थे, ठीक है, वो ये पर्शियन कंट्रीज में जाया करते थे, ठीक है, तो उन्होंने ही वहां पे जाके ये चीजें स्प्रेड की हैं, जिधर से लोगों को ये पता चला कि ऐसे हम इबादत भी कर सकते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। बट उसके ऊपर डिबेट है कि ये इंडिजिनियस वहाँ क्या है कि यहाँ से स्प्रेड हुआ है, पर कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में, ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सूफीज बिलीव्ड, सूफीज बिलीव्ड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, service to humanity is equal to सर्विस टू गॉड, कि अगर ह्यूमैनिटी की सर्विस करोगे तो वो ही गॉड की सर्विस मानी जाएगी। फुल स्टॉप। दे टॉट स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, दे टॉट, TAUGHT, दे टॉट स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस समझते हो ना? हाँ, हाँ, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग, अमंग इट्स फॉलोअर्स, ठीक है। उसके बाद लिखो, सूफी ऑर्डर्स वर ऑफ टू टाइप्स, ये वाले लिखो दोनों, बेशारा और बाशारा। सूफी ऑर्डर्स वर ऑफ टू टाइप्स, बेशारा एंड बाशारा। बाशारा क्या लिखना है? ओबे इस्लामिक लॉ लिख लो, और यहां लिखो डू नॉट ओबे इस्लामिक लॉ। बेशारा में लिखो डू नॉट ओबे इस्लामिक लॉ, और बाशारा में लिखो दे ओबेड इस्लामिक लॉ। उसके बाद लिखो, देर वर थ्री चीफ ऑर्डर्स ऑफ, नहीं नहीं नहीं, वो तो भक्ति ट्रेडिशन में है। उन्होंने क्या किया, कबीरदास ने आधी चीजें इस्लाम की, आधी हिंदुइज्म की, सब रिलीजन्स की लेके और अपना ही एक, बहुत हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ये सब पढ़ेंगे, अभी लिखेंगे इनके नाम सबके। थ्री चीफ ऑर्डर्स ऑफ सूफीज, देयर वर थ्री चीफ ऑर्डर्स ऑफ सूफीज। फर्स्ट लिखो चिश्ती, चिश्ती। सेकंड लिखो सुरहावादी, सुरहावादी और कादरी, ये तीन है बेसिक ऑर्डर्स। मतलब इनको सिलसिले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलसिला। चिश्ती, सुरहावादी और कादरी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो जो सूफीज्म में यूज होती थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सूफीज्म। पीर का क्या मतलब होता था? पीर किसको बोलते हैं? पीर टीचर को। हाँ हाँ, फर्स्ट लिखो पीर, PIR। पीर का क्या मतलब है? टीचर। उसके बाद लिखो मुरीद, हाँ, मुरीद स्टूडेंट।
MURID, मुरीद। मुरीद में लिखो स्टूडेंट। थर्ड लिखो कनखा, KANQHAH। कनखा क्या होती थी? हम्म, वो जगह जहाँ पे ये पीर रहते थे उसको क्या बोलते थे? जैसे आश्रम होता है जहाँ पे साधु रहते हैं, तो जहाँ पे ये पीर रहते थे उसको क्या बोलते थे? कनखा। प्लेस वेयर सूफीज लिव्ड, प्लेस वेयर सूफीज लिव्ड। ठीक है, उसके बाद लिखो जैरत। जैरत किसको बोलते हैं? ZAIRAT। जैरत किसको बोलते हैं भाई? गए हो कभी किसी जैरत पे? हाँ, दरगाह। ठीक है, जहाँ पे उनको दबाया जाता था। ठीक है, समाधि समझ लो आप। हाँ हाँ, दिल्ली में भी है बहुत। लिखो इसमें लिखो पिलग्रिमेज टू, पिलग्रिमेज टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट। अच्छा, जैरत का मतलब वो जगह नहीं होती है, जैरत का मतलब होता है वो यात्रा। अगर आप वहां जा रहे हो तो उसको बोलते हो जैरत करना। दरगाह नहीं, दरगाह हाँ, दरगाह अलग से लिख लेना। दरगाह का मतलब है जहाँ पे उनको दबाते थे उसको दरगाह बोलते थे। और ये जो यात्रा है जहाँ आप जा रहे हो वहां, उसको बोलते थे जैरत। ठीक है, जैरत में लिखो पिलग्रिमेज टू टॉम्ब्स ऑफ सूफी सेंट्स। पिलग्रिमेज क्या होती है? यात्रा। हाँ हाँ, दरगाह का क्या मतलब होगा? टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट। ठीक है, दरगाह भी लिख लो, टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट। ठीक है, और पिलग्रिमेज टू दरगाह को क्या बोलेंगे? जियारत। ठीक है, अब फर्स्ट सिलसिला लिखो चिश्ती। हेडिंग दो चिश्ती। चिश्ती लिखो। चिश्ती सिलसिला जो है ये दिल्ली में सबसे ज्यादा यही फेमस था। ठीक है, इसी सिलसिले के पीर फकीर वगैरह थे। लिखो इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके दो मेन डिसाइपल्स थे, एक तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे ख्वाजा हमीदुद्दीन नगौरी। ठीक है, दो डिसाइपल्स थे इनके। पहले ये लिख लिया। इसमें लिखो टू डिसाइपल्स, इनके नाम लिखो। पहले लिखो बख्तियार काकी, लिखो सीधा। हाँ, डिसाइपल्स। डिसाइपल्स का क्या मतलब होता है? शिष्य। दो डिसाइपल्स थे, फर्स्ट बख्तियार काकी और सेकंड ख्वाजा हमीदुद्दीन नगौरी। ख्वाजा हमीदुद्दीन नगौरी। ख्वाजा हमीदुद्दीन नगौरी। कुछ और फॉलोअर्स भी थे इनके, अदर फॉलोअर्स लिखो। अदर फॉलोअर्स, फर्स्ट लिखो बाबा फरीद। बाबा फरीद के बारे में सुना है? जिनकी टीचिंग्स को गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकॉर्पोरेट किया है, बाबा फरीद। फर्स्ट लिखो बाबा फरीद, सेकंड लिखो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया।
बोलते हैं कि जो जहांगीर है ना, वो इन्हीं की क्या नाम है, प्रेयर से पैदा हुआ था। ठीक है। जहांगीर, अकबर इनके पास गए थे और उन्होंने इनके पास जाके बड़ा वो किया, और फिर जहांगीर पैदा हुआ निजामुद्दीन औलिया के पास। थर्ड लिखो, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो, जिनने यहाँ पे उर्दू को स्प्रेड किया। ठीक है। आमिर खुसरो, ये सब फॉलोअर्स हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि भाई ये बंदा कौन से सिलसिले का है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, इसके आगे कल करेंगे अब सूर्यवादी और कादरी, और भक्ति मूवमेंट भी कल ही करेंगे। 5 मिनट की ब्रेक ले लो।